हेलो स्टूडेंट, मैं आपका कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में कक्षा 10 के सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। ये जो हम आज सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, ये हमारे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हमारा पहले ही पोयम का पहला ही सेंट्रल आइडिया है, मतलब हमारे चैप्टर जो हमारी पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडिया है, चाहे आप पिछले साल का पेपर उठा लीजिए या 2022 का पेपर उठा लीजिए, ये जिस साल का पेपर उठा लीजिए, ये सेंट्रल आइडिया आना अनिवार्य है। और मैं आपसे ये भी बता दे रहा हूँ कि आप 2024 में, आप जो 2024 में बच्चे हैं, अब जब 2025 में पेपर देंगे तो ये सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा। तो आप बच्चे इस सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरह से तैयार कर लें, जिस प्रकार जैसे आपके एग्जाम में आए तो आप इसे अच्छे से कर लें। तो आते हैं, हम शुरू करते हैं कि आखिरकार अगर हमको हमारे पेपर में, यूपी बोर्ड पेपर में हमसे सेंट्रल आइडिया पूछता है डस्ट ऑफ स्नो का, तो हम उसे कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे दे। हम उसको लिखना बताएंगे कि किस प्रकार लिखा जाता है, और उसकी हिंदी भी बताएंगे कि आखिरकार आपको अगर इंग्लिश ना याद हो तो आपको उसको हिंदी समरी याद हो तो आप उसका सेंट्रल आइडिया बना दें। आते हैं, शुरुआत करते हैं हम हमारी इस क्लास में। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो, आप अच्छे से इस प्रकार डाल लीजिए। ये तो मैं ऐसे क्लास बनाने के लिए डाल दिया हूँ, क्लास 10 इंग्लिश, आपको ये नहीं डालना। ठीक है, आप ऐसे डाल दीजिए सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो। जैसे हमारे पास पिछले साल का पेपर है, ये पिछले साल का पेपर है, और इसमें हमें पूछा गया था, यहाँ पास पूछा गया था डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू और फायर एंड आइस। ये 3 सेंट्रल आइडिया पूछे गए थे। तो ये 2024 का पेपर है, और आप देख लीजिए 2024 का पेपर है। अगर आप 2023 का भी पेपर उठा के देखेंगे तो यही सेंट्रल आइडिया पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल फिट तैयार कर लीजिए जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, ये जो बात है इसको हम नहीं लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये हमारा डस्ट ऑफ स्नो कि जो हमारा एग्जामिनर काफी चेक करे, हमको उसको ये तो पता हो कि आखिरकार बच्चे ने सेंट्रल आइडिया किस पर लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो बढ़िया से डाल लिए। अब अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डालेंगे कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड बाय के मतलब होता है किसके द्वारा ये लिखी गई है, मतलब रचित की गई है। ठीक है, तो उसके राइटर्स का है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। ठीक है, ये राइटर्स नेम है। आप इधर राइटर्स नेम डाल लीजिए, मतलब जो पोएट नेम है वो डाल लीजिए। ठीक है, पोएट नेम डालेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका पोएट, अगर आपको पोएट आए तो पोएट डालिए, अगर पोएटेस आए तो आप पोएटेस डालिए। अगर आपको उनकी डेथ और लिव, मतलब बॉर्न और डेथ की अगर आपको जन्म तिथि मालूम है तो आप डालिए, नहीं तो न डालिए। जैसे इनकी जन्म तिथि क्या थी, 1874 से 1963 थी। ठीक है, तो ये डेट पड़ी है, तो आपको अगर याद हो तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो उसके बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ पर बढ़िया से डाल लीजिए सेंट्रल आइडिया। इसको काले पेन से डालिए, इसको नीले पेन से डाल लीजिए, और यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, और इसको ब्लैक पेन से बढ़िया मोटे स्केच से डाल लीजिए। अब आपको लिखना क्या है, हम इसको, आपको देखो यहाँ पर लिखा है, जरूरत है नहीं अब मुझे बताने की, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूं तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और अपने मन से आप बनाकर लिख सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से ट्रांसलेशन आता है। तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कवि कह रहे हैं इस पोयम के माध्यम से, बाय दिस पोयम, इस कविता में। ठीक है, बाय दिस पोयम का मतलब होता है इस कविता में, द पोएट टेल्स अस, जो कवि है वो हमको बताते हैं, जो कवि हैं पोएट टेल्स अस, वो हमको बताते हैं दैट पोयम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। कि ये जो कविता है वो हमको ये एक्सप्रेस, ये अनुभव करवाती है, ये अनुभव करवाती है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, कि हमारे जीवन में
हमारे जीवन में कितनी छोटी छोटी चीजों का महत्व है इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए। कवि जो हैं वो हमको ये बता रहे हैं, ये जो बताते हैं कि ये जो पोयम है हमको ये बताना चाहती है, इस मतलब इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं हमको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पोयम है ये बताती है कि हम हमारे जीवन में जो छोटी छोटी सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमारे दृष्टिकोण में उनका कितना महत्व है, जो हमारे दृष्टिकोण को चेंजिंग वंस एटीट्यूड, वंस एटीट्यूड का मतलब किसी के दृष्टिकोण को बदल सकती है। क्या कर सकती है? किसी के भी दृष्टिकोण को, किसी के मन को, किसी की दशा को बदल सकती है अगर हमारे जीवन में छोटी छोटी कोई भी घटना घटती है। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएगा, कोई अच्छी घटना घट गई तो हमारे जीवन उद्धार हो जाएगा, ऐसा कभी बताना चाहते हैं। फिर कहते हैं द पोएट एप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। कवि कहते हैं, जो कवि हैं वो कहते हैं, पोएट एप्रिसिएटेड, जो कवि है वो प्रसन्न है, खुश हैं, द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैक्स, जो कवि हैं वो खुश हैं और कहते हैं कि मैं ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैक्स, मैं बर्फ के बौछारों की सराहना करते हैं। जो कवि हैं वो खुश हैं और बर्फ की बौछारों की क्या करते हैं? सराहना करते हैं। द पोएट एप्रिसिएट्स, एप्रिसिएट्स का मतलब होता है सराहना करना, ठीक है। द पोएट एप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नोफॉल्स, कवि बर्फ के टुकड़ों की क्या करते हैं? सराहना करते हैं। विच changed his mood and saved many precious moments from being wasted away। इसलिए कवि बर्फ के टुकड़ों की सराहना करते हैं जिसने कवि के जीवन को, कवि के मूड को, कवि के मन को बदलकर रख दिया। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और उसने कवि के जो महत्वपूर्ण पल थे, जो घड़ी थी, जो क्षण थे, उसको बचा लिया। जो कवि क्या कर रहे थे? बीइंग वेस्टेड अवे, जो कवि अपने कुछ जीवन को बर्बाद कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, उसने कवि के जीवन को क्या कर लिया? बचा लिया। तो इसलिए कवि बर्फ के टुकड़ों की क्या करते हैं? सराहना करते हैं। समझ में आया बच्चों? आते हैं आगे लाइन पढ़ते हैं, क्या है? द क्रो शेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कवि कहते हैं जिस प्रकार एक कौवा हेमलॉक पेड़ के पौधों से बर्फ के टुकड़ों को हिला देता है, साफ कर देता है, उस प्रकार द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। कोई भी द सेम वे, इस प्रकार से वन कैन, कोई भी अपने मन के हृदय से, अपने हार्ट से अपने दुख को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है, दूर भगा सकता है। ये था इस डस्ट ऑफ स्नो का केंद्र। आते हैं अब हम हिंदी में, एक बार पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप पेपर में इसको अच्छे से लिख लें। क्या है? हम लिखेंगे क्या? दिस बाय दिस पोयम द पोएट टेल्स अस दैट poem express the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciate the beauty of snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree, the same way one can shake off the sadness from one's हार्ट। आप मुझसे इसके हिंदी समरी सुनिए क्या है। कवि इस कविता के माध्यम से हमको यह बताते हैं कि ये जो पोयम है, ये जो कविता है, वो हमारे जीवन में होने वाले छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उससे हमारे दृष्टिकोण को क्या करती है? बदलना चाहती है। द पोयम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो हमको अनुभव कराना चाहती है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका कितना महत्व है। जो हमारे सिग्निफिकेंस, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या कर सकती है? इन चेंज्ड वंस एटीट्यूड, जो हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती हैं।
और कहते हैं जो कवि हैं वो बर्फ के टुकड़ों की क्या करते हैं, सराहना करते हैं। क्यों सराहना करते हैं, क्योंकि वो बर्फ की टुकड़ों ने कवि के मानव दशा को क्या कर दिया है, बदल कर रख दिया है। क्या जो इसलिए बर्फ के बौछारों की वो सराहना करते हैं क्योंकि वे बर्फ की जो टुकड़े थे उन्होंने कवि के मन को बदल कर रख दिया है और उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल थे जो कवि बर्बाद कर रहे थे उनको उसने बचा लिया है। सेव्ड माने बचा लिया है। द क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट स्नो डस्ट फ्रॉम हिमलॉक ट्री। कवि इस पोयम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक कौवा हिमलॉक पेड़ के डाली से बर्फ की बौछारों को हटा देता है, उस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपने हृदय से जो दुख है, जो उसका दुख का अभाव है, उसको वो दूर कर सकता है और अपने जीवन को संपन्न बना सकता है, खुश बना सकता है। जो उसके बीते हुए दुख थे उनको दूर करके वो अपने जीवन को सुखी बना सकता है। यही था इस पोयम का एक अनुवाद और केंद्र भाव। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को मैं जो बताया हूं वो समझ में आया होगा और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे मेरे इस क्लास को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करेंगे। जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूं उस प्रकार आप थोड़ा मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए।